ये आज के टॉपिक में कंपनी कोड डिफाइन करेंगे, उसके बाद कंपनी डिफाइन करेंगे, प्लांट डिफाइन करेंगे, स्टोरेज लोकेशन, उसके बाद परचेज ऑर्गेनाइजेशन, परचेज ग्रुप, और इनके बाद क्या करेंगे, इनकी असाइनमेंट करेंगे। बेसिकली स्टार्ट में थोड़ा सा इन चीज़ों का इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये बेसिकली है क्या। सबसे पहले होती है हमारी कंपनी या क्लाइंट। बेसिकली क्लाइंट होता क्या है, इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अ, मैंने जब स्टार्ट में बताया था कि इम्प्लीमेंटेशन किसी भी जब ऐसे भी की इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है तो वहाँ पे तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक क्लाइंट होता है, सेकंड जो कंसल्टेंट फर्म होती है, और तीसरा हमारे पास एसएबी पार्टनर होता है। बेसिकली एसएबी के अंदर जो क्लाइंट होता है वो एक मेन ग्रुप होता है जो एसएबी को परचेज कर रहा होता है। या इसको हम कह सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ कंपनीज या कोई भी एक सिंगल अगर कंपनी है तो उसका जो कंपनी होगी वही उसका एक क्लाइंट होगा। बेसिकली क्लाइंट वो होता है कि जो एसएबी को परचेज कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें निशात ग्रुप है, तो बेसिकली निशात ग्रुप एक क्या है, हमारे पास एक क्लाइंट है जो एसएबी को परचेज कर रहा है। और इसके बाद फर्दर इसमें डिफरेंट कंपनी कोड्स हैं मीन के, जैसे इसमें अगर हम निशात टेक्सटाइल ले लें, निशात होटल ले लें, जो उसकी कंपनीज हैं डिफरेंट। तो वो बेसिकली ऐसे भी के अंदर जो सबसे पहले हम एक क्लाइंट डिफाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे निशात है, या हम वैसे एक एग्जांपल लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की, अगर फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लें, तो उसमें जो इबादत सलीम ट्रस्ट बेसिकली वो क्या है, एक क्लाइंट है। और उसके नीचे उसकी डिफरेंट कंपनीज हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, उसके बाद लाहौर का एक लाहौर कैंपस है, उसके बाद गुजरात कैंपस है, उसके बाद एक इस्लामाबाद कैंपस है। तो बेसिकली वो क्या है, उसके डिफरेंट कंपनी कोड्स हैं। ऐसे ही निशात ग्रुप को अगर हम लें तो निशात ग्रुप के डिफरेंट जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे होटल है, निशात होटल है, इसके बाद बैंकिंग सेक्टर है इनका, इसके बाद जो है निशात टेक्सटाइल है। तो वो बेसिकली क्या है, इसकी ग्रुप्स हैं, सब कंपनीज हैं जो एक ग्रुप के अंडर आ रही होती हैं, जिनके इसमें एसएबी के अंदर क्लाइंट वो मेन ग्रुप, और उसके बाद जो कंपनी कोड है बेसिकली ये डिफाइन करती है हमारा अगर अकाउंटिंग की टर्म में इसको देखें तो एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसकी ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। किसी भी कंपनी जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं अपनी अलग से, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो बेसिकली एसएबी में वो क्या डिफाइन होती है, हमारी कंपनी डिफाइन कर रहे होते हैं हम एसएबी के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट हम डिफाइन करेंगे। बेसिकली ये क्लाइंट और कंपनी ये दोनों पार्ट होते हैं, एफआई का कंसल्टेंट डिफाइन कर रहा होता है। ये एफआई के कंसल्टेंट इनकी कॉन्फ़िगरेशन और चीज़ों को डिफाइन कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये सबसे मेन टॉप पे ये चीज़ें आ रही होती हैं, तो यहाँ पे हम ही इन चीज़ों को डिफाइन करेंगे, क्लाइंट को भी और उसके बाद कंपनी कोड को भी। ये दो चीज़ें डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट हम डिफाइन कर रहे होंगे प्लांट। बेसिकली एमएम के मॉड्यूल में एज अ कंपनी जो चीज़ ली जाती है वो प्लांट ही लिया जाता है। एमएम में प्लांट क्या चीज़ है, एक वो लोकेशन है या एक कंपनी है जिसमें मटेरियल स्टोर हो रहा होता है। फिर फर्दर इसको डिवाइड किया जाता है प्लांट को, उसमें स्टोरेज लोकेशंस डिफरेंट डिफाइन की जाती हैं। ऐसे ही अगर हम एमएम के उसके पीपी के प्रोडक्शन एंड प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर प्लांट को देखा जाए तो प्लांट हमारा क्या होता है, जहाँ पे चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं। ऐसे ही अगर एसडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम प्लांट की डेफिनेशन देखें तो एसडी में प्लांट वो जगह है जहाँ पे चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है। तो बेसिकली हर मॉड्यूल के हिसाब से हम क्या करते हैं, प्लांट की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा कंसर्न क्या है, एस मटेरियल मैनेजमेंट के मॉड्यूल को लेके चलना है। तो मटेरियल मैनेजमेंट में क्या है कि एक वो फिजिकल लोकेशन है जहाँ पे मटेरियल कैप्ट होता है, स्टोर होता है। तो ये प्लांट की डेफिनेशन में इसमें यूज हम कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है स्टोरेज लोकेशन। अब प्लांट के अंदर फर्दर उसको डिवाइड किया जाता है कि हमने उस मटेरियल को जो एक प्लांट के अंदर आ रहा है उसको कहाँ पे स्टोर करना है। तो वो हम प्लांट के अंदर सब डिवीजन बना देते हैं कि ये स्टोर है, ये हमारे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल के लिए हमने एक स्टोर डिफाइन कर देते हैं
कि उसमें जितना भी रॉ मटेरियल है उसमें हम बना रहे हैं। ऐसे ही एक हम सेमी फिनिश गुड्स के लिए स्टोर डिफाइन कर देते हैं कि वहाँ पे चीज़ें स्टोर हो रही हैं। या अगर हम एक फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लें तो यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि हमारा एक मेंटेनेंस स्टोर होता है जहाँ पे मेंटेनेंस से रिलेटेड मटेरियल होता है। इसके बाद स्टेशनरी का स्टोर जहाँ पे स्टेशनरी से रिलेटेड सब मटेरियल क्या है वहाँ पे स्टोर हो रहा है। इसके बाद अगर हम जितने भी हमारे केमिकल हैं तो केमिकल के लिए अलग से हम स्टोर डिफाइन कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये स्टोर की डेफिनेशन है। सैयद मजहर अली शाह, अच्छा ये डिस्कनेक्ट हो। तो ये जो मेन डेफिनेशन बेसिकली हम यहाँ पे जी हेलो सर आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। भी आ रही है। जी जी आ रही है। तो कुछ पूछ रहे थे। सर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम किस में आता है? बेसिकली इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी ऐसे भी एमएम में ही आ रहा होता है। इसमें जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, उसको हम देखेंगे। मटेरियल स्टोर में आ रहा है, उसमें फर्दर यहाँ पे क्या है कि वो स्टोरेज लोकेशन में मटेरियल को कैसे हम यूज करते हैं, उसमें इन्वेंट्री देख रहे होते हैं कि कितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, कितना आउट हो गया है। वो सब चीज़ें इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आती हैं। वो भी एसएपी का ही सब मॉड्यूल है। उसको हम फर्दर उस पर जाएंगे और वो चीज़ें डिफाइन करेंगे क्या चीज़ें वहाँ पे वर्क कर रही होती हैं। अभी सर ये जो जो टॉपिक आप बता रहे हैं इसको सर अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट लेके चलें साथ में प्रैक्टिकल करें सर वो ज़्यादा इजी नहीं रहेगा? बेसिकली ये 4 टॉपिक हैं, इनको अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के बाद इनको हम पॉइंट बाय पॉइंट उसमें जाके एसएबी के अंदर इनको हम कॉन्फ़िगर करते हैं। अभी ये है कि जस्ट वैसे एक इंट्रोडक्शन दे रहा था स्टोरेज लोकेशन का। चलें ये भी अच्छा पॉइंट है कि साथ ही हम जाते हैं और एसएबी में इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी साथ साथ ही हम कर देते हैं। ठीक है ये सर वगैरह दिमाग में रहेगा ना प्रॉपर। जी सही है। अच्छा चलें ठीक है। इसमें सबसे पहले एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर क्या करेंगे, हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे अपना कंपनी और उसके बाद हम डिफाइन करेंगे कंपनी कोड। बेसिकली मैंने बताया कि ये फाइनेंशियल का पार्ट होता है और एक लिहाज से हम देखेंगे तो ये पाथ भी है। सबसे पहले एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के बाद हम डेफिनेशन में जाएंगे, डेफिनेशन के बाद हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाएंगे और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम डिफाइन करेंगे कंपनी और कंपनी कोड। तो अभी हम जाते हैं अपनी एसएपी की स्क्रीन पे। कल मैंने बताया था कि कंसल्टेंट किस टी कोड को यूज करने के बाद जाके वहां पे वर्क कर रहा होता है। कौन सी कोड यूज करते हैं हम साथ? सेप्रो नहीं सेप्रो होता, SPRO। 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 अच्छा एक तो सिंपल उस स्क्रीन पे जाने के लिए हम इस टी कोड के थ्रू जा सकते हैं और अगर हमने नेविगेशन के थ्रू जाना है तो उसके लिए क्या है प्रोसेस। सबसे पहले यहाँ पे हम जाएंगे टूल में, इसके बाद कस्टमाइजिंग, उसके बाद IMG और यहाँ पे आ रहा है SPRO। मुझे बताइएगा सबके ये टी कोड शो हो रहे हैं? जी सर हो रहे हैं। चले अभी आप लोग सिर्फ इसको एक मिनट। देखिएगा क्योंकि अगर आप साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें ये है कि ये इशू करेगा कि एक टाइम पे एक ही पर्सन इसको एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इसलिए अभी आप इस चीज को देखें, नोट डाउन करें और इसके बाद खुद से बैठ के एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर इश्यूज आएंगे तो वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में हम। इसके बाद हम जाएंगे इसको। ठीक है। ठीक है हाँ चलें SPRO और उसके बाद फर्दर हम गए SAP रेफरेंस IMG। अब ये जो कंसल्टेंट की स्क्रीन है, जो कंसल्टेंट जहाँ पे काम कर रहा होता है, हम उस स्क्रीन पे आ गए हैं। तो मैंने वहाँ पे पाथ में क्या बताया था, सबसे पहले हम जाएंगे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, फिर डेफिनेशन, फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फिर कंपनी कोड। तो हम जाते हैं अपने SAP पे और यहाँ पे सबसे पहले हम एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। अच्छा अब अगर आप लोगों ने इन चीज़ों को रीड करना है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है क्या? बेसिकली ये एक डॉक्यूमेंट है, नोट डाउन कंप्लीट उसका कि एंटरप्राइज स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है, क्या चीज़ें कैसे हैं। तो जब आप लोगों ने उसके लिए तैयारी करनी है सर्टिफिकेशन के लिए, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के लिए, तो ये है कि इन चीज़ों को भी आप देखें ताकि इस चीज़ों यही चीज़ों से वो पिक कर रहे होते हैं। आपके जो क्वेश्चन बन रहे होते हैं पेपर्स के अंदर वो थोड़े से कम्प्लेक्स होते हैं, इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हम, लेकिन जब हमारे पास इसको रीड करेंगे और हमारे पास इसका नॉलेज होगा तो हम इजीली क्या कर सकेंगे, उन क्वेश्चंस को रिजॉल्व कर सकेंगे। ये एक
पाथ है, आपको एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है क्या, उससे रिलेटेड ये कंप्लीट डेफिनेशन है। इसको ये है कि जो भी आप वर्क परफॉर्म करें तो यहाँ से नोट से जाके उसको एक बार आप नोट डाउन करें और देखें कि है क्या चीज़, उसकी डेफिनेशन आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है। सही। इसके बाद मैंने बताया था एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन के बाद हम जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या है, हम सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कंपनी। अब कंपनी है क्या, इसको जब आप रीड करेंगे तो यहाँ पे वो कंप्लीट बताएगा कंपनी होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो सब चीजें आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो अभी ये है कि चूरी एक बार आप खुद से इसको रीड करेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। दोबारा रिपीट कर देंगे, मेरा ये सेट लॉग आउट हो गया। अच्छा, इसमें यह है कि हमने सबसे पहले एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में यहाँ पे कंपनी डिफाइन करनी है, और उसका जो पाथ है एसपीआरओ में जाने के बाद हम एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कंपनी कोड में आएंगे। तो इसी पाथ के थ्रू हम यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, फिर डेफिनेशन और उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और इसमें सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे अपने कंपनी। कंपनी का मैंने बताया है कि कंपनी क्या होता है, हमारा ग्रुप ऑफ कंपनीज होता है। मतलब एक जो मेन ग्रुप है और इसमें डिफरेंट, हाँ जी, ये बेसिकली एक क्लाइंट होता है और इसके अंदर डिफरेंट क्या होते हैं, हमारे कंपनी कोड्स होते हैं। ये क्लॉक का जब हम क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट जो ऑलरेडी पहले से यहाँ पे डिफाइन है, डिफरेंट कंपनीज जो इस सर्वर पे वर्किंग होती रही है, तो वो यहाँ पे डिफाइन है। तो यहाँ पे हम जाएंगे न्यू एंट्रीज में, और यहाँ पे जो अब ये कुछ चीजें हैं नोट डाउन करने की। कंपनी जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं, बेसिकली कंपनी और क्लाइंट एक ही चीज है, तो इसमें जो नेम दिया जाता है वो 6 करैक्टर होता है। कितने करैक्टर होते हैं यहाँ पे? 6। हम ये 6 करैक्टर अल्फा न्यूमेरिक दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यूज करें कोई भी कंपनी ले लेते हैं हम, निशात से ले रहे हैं सर, जिसकी आप एग्जांपल ले रहे थे। हाँ, सबसे पहले हम ले लेते हैं अपने निशात। अच्छा, इसमें जो 4 करैक्टर, उसमें हम कुछ भी अल्फा न्यूमेरिक वो करैक्टर यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2000 लगा दें, निशात लगा लें, या यहाँ पे अगर हम कर सकते हैं इसको एन जी निशात ग्रुप, और उसमें हम कर सकते हैं इसको 1000 फॉर एग्जांपल हमने रख लिया। ये हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई भी हम नेम भी लिख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे कितने करैक्टर होने चाहिए? 6 करैक्टर होने चाहिए। तो ये हमारे पास कितने हैं? 6 करैक्टर हैं। कम भी कर सकते हैं वैसे ये कंपनी डिफाइन करते हुए। और बाकी जहाँ पे भी हम कंपनी कोड्स डिफाइन कर रहे होंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट डिफाइन करेंगे या टाइप्स डिफरेंट डिफाइन करेंगे, तो वो 4 करैक्टर होंगी। ठीक है, वो साथ साथ मैं बताता भी रहूंगा कि कितने करैक्टर है ये चीजें। सर ये जो आपने स्क्रीन ओपन की है, मेरे पास तो सर ये दूसरा आ रहा है, तो कंपनी नेम, बैच, ऑर्गेनिक, सोल्यूशन 1, नेम ऑफ कंपनी 2। आपके पास क्या आ रहा है? न्यू, आपने जाना है न्यू एंट्रीज के अंदर। सर न्यू एंट्रीज न्यू एंट्रीज जी, सर, न्यू एंट्रीज के वहां से आएंगी। ये ऊपर आ रहा होगा न्यू एंट्री का ऑप्शन। काइंडली अगर आप दोबारा रिपीट कर दें उसको। दोबारा भाई एक रिक्वेस्ट ये है कि पहले आप देख लें, ये मतलब जो स्क्रीन ओपन हो रही है, पहले इसको एक दफा नोट कर ले। नोट करके बाद प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएगा और पता भी लग जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर आप इसी तरह इंटरप्ट करते रहेंगे ना, तो मतलब ये लिंगर चीजें करती जाएंगी। ये कॉन्टैक्ट बहुत बड़ा है और टाइम बहुत कम है, इस वजह से ना आप अपना वो उसको करें, दूसरा करें, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए आपके पास सारा दिन होता है। तो काइंडली इस चीज को नोट डाउन कर ले, फिर अगर कोई मसला आता है फिर आप नेक्स्ट डे में उसको पूछेंगे तो वो सबसे बेहतर हो जाएगा। वैसे ये बात भी ठीक है, क्योंकि अभी ना टाइम हमारे पास 1 ही घंटा होगा, तो इसमें हमने मैक्सिमम टॉपिक कवर करने होंगे। आप प्रैक्टिस करें, और फिर अगर इश्यूज आते हैं, एक तो ये वीडियो अवेलेबल होगी कि कहाँ से चीज़ें हम वो कर रहे हैं, और सेकंड अगर इश्यूज आते हैं तो हम नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में उसको पहले रिजॉल्व करेंगे, और उसके बाद फर्दर हम अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। तो ये यहाँ पे आ रहा है न्यू एंट्रीज। ठीक है, ऊपर
न्यू एंट्रीज को जब हम यहाँ से क्लिक किया तो हमारे पास ये स्क्रीन ओपन हो गई। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अपना एक कंपनी कोड देंगे NG1000 के नेम से, और यहाँ पे हम लिखते हैं अपना कंपनी का ग्रुप। और यहाँ पे अगर हम सेकंड जो है सर्च नेम, यहाँ पे भी हम सेम इसी को कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रीट, ये चीज़ें हमें ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे एंटर करेंगे अपना सिटी और इसके बाद हम कंट्री यहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो लैंग्वेज है ENG, और इसके बाद जो करेंसी है हम यहाँ पे यूज करेंगे PKR। ये मेन सेटिंग जो है हमने कंपनी डिफाइन करते हुए यहाँ पे ये चीज़ें पुट करनी है। अगर एड्रेस आपको है कंप्लीट एड्रेस, तो यहाँ पे आप अपना कंप्लीट एड्रेस भी दे सकते हैं उस कंपनी का। और इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो ये सेव का ऑप्शन आ रहा है ऊपर, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सबसे पहले एक हमारे पास नई स्क्रीन शो होगी। और यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, कस्टमाइज रिक्वेस्ट। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई भी डाटा सेव करेंगे SAP पे, तो बैकएंड पे क्या जनरेट होती हैं, TR जनरेट होती हैं, ट्रांसपोज रिक्वेस्ट। बेसिकली जब हाँ, ट्रांसपोज रिक्वेस्ट। तो जब भी हम कोई भी, ये स्टार्ट में सबका ये ऑप्शन आएगा, यहाँ से जाना है आपने क्रिएट में, और यहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट का नेम लिख देते हैं SAP MM निशात ग्रुप। अच्छा, बेसिकली ना जब आप लोगों ने वर्किंग करनी है तो ये मैं एक ही डिस्क्रिप्शन यूज कर रहा हूँ। आप लोग क्या करेंगे, जो चीज़ आप डिफाइन कर रहे होंगे तो वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे SAP MM, इसके आगे लिखेंगे डिफाइन कंपनी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जब आप कंपनी कोड डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे SAP MM डिफाइन कंपनी कोड। तो मैं एक जनरलाइज वो ले रहा हूँ, यहाँ पे निशात ग्रुप ही लिख रहा हूँ। तो आप जब वर्किंग कर रहे होंगे प्रॉपर, तो आप वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन करते रहिएगा। इसको यहाँ से सेव करेंगे हम। तो क्या है कि यहाँ पे ये हमारे पास नीचे वो जो नेम हमने वो किया था, और यहाँ पे क्या आ गया, कस्टमाइज रिक्वेस्ट का नंबर आ गया। बेसिकली जब कल मैंने आपको बताया था कि जब हम एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे ट्रांसफर कर रहे होते हैं अपने डाटा को, तो उसमें हम अपनी जो हमारे पास TRs होती हैं, बेसिकली ये रिक्वेस्ट होती हैं, इनको कॉपी करने के बाद हम डेवलपमेंट से लेके जाते हैं QAS पे, क्वालिटी एश्योरेंस पे, और क्वालिटी एश्योरेंस से फिर हम उन चीज़ों को लेके जाते हैं PRD पे, प्रोडक्शन पे, जहाँ पे हम लाइव वर्क कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये TRs का लिंक जो यहाँ पे कस्टमाइज रिक्वेस्ट क्रिएट हो रही हैं, ये बेसिकली एक सर्वर से दूसरे सर्वर में डाटा को ले जाने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे ग्रीन सिग्नल से इसको कंटिन्यू करेंगे तो क्या है कि हमारा डाटा सेव हो गया है। तो जो भी डाटा हमने सेव करना है, इसकी एक्सेल की शीट मेंटेन करनी है आप लोगों ने, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि आपने क्या क्या चीज़ें डिफाइन की हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमने अपना डिफाइन किया कंपनी, वो बेसिकली हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, डाटा सेव। तो हमारी जो कंपनी है वो हमने मेन जो ग्रुप ऑफ कंपनीज है वो डिफाइन कर दिया है। कंपनी का नेम है NG1000 निशात ग्रुप ऑफ कंपनी, ठीक है। इसके बाद जो सर नेक्स्ट ये स्टेप है, कंपनी नेम में क्या डिफरेंस है? जी कंपनी नेम वैसे हमने सर उसको ये डिस्क्राइब कर दिया ना, है क्या, एक्सप्लेन कंपनी के करना अंदर हम होता 6 है। कैरेक्टर्स यूज करेंगे। कंपनी के अंदर वो एक कोड यूज होता है, वो 6 फैक्टर का होगा, हम वो यूज करेंगे। ओके सर। सर ये नीचे जो पुरानी कंपनी डिफाइन हुई है, इसमें कुछ ऐसी भी हैं जो मतलब 6 डिजिट नहीं है, जैसे जी ये NS है, सॉरी, NS02 ये फिर डिफाइन हो गई है। अच्छा ये ना डिफरेंट, जो पहले ये सर्वर मॉड्यूल है उसके लिए यूज होता है, हमारा डेमो सर्वर है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो आपसे पहले एक वो चलते रहे हैं हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स वगैरह के बैचेस चलते रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे काम करते रहे हैं। तो उन्होंने भी जो चीज़ें डिफाइन की हैं वो सब की सब यहाँ पे डिफाइन है। जब भी ऐसे भी परचेज किया लेकिन जाता है सर तो उसकी जो स्टैंडर्ड, जी
कैसे कि जो 6 डिजिट नहीं है अल्फान्यूमेरिक, जो आप बता रहे थे ना कि कंपल्शन है कि लाजमी कंपनी नहीं, 4 कंपल्सरी डिजिट्स नहीं की है, है। उसमें मैक्सिमम 6 डिजिट हम यूज कर सकते हैं। उससे कम भी हमने जितने वो यूज करने हैं हम वो कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है उसकी हम वो 6 डिजिट यूज कर सकते हैं कंपनी के अंदर। सही। 6 डिजिट से हम कम भी इसमें यूज कर सकते हैं डिफाइन करने के बाद, तो वो मैंने इसलिए वहाँ पे मैक्सिमम यूज किए हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे अपनी कंपनी डिफाइन कर ली, ग्रुप ऑफ कंपनीज। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे, यहाँ पे आएंगे एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड में। तो यहाँ पे अब हम बेसिकली ये काम होता है एफआई के कंसल्टेंट का। तो यहाँ पे लेकिन वो स्टार्ट प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट स्टार्ट से करना है, तो ये चीज़ें कुछ हम खुद ही डिफाइन कर रहे होंगे। इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम आएंगे एडिट कंपनी कोड में। तो ये जैसे डिफरेंट कंपनीज पहले ही ऑलरेडी डिफाइन की हुई हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी एक न्यू कंपनी कोड डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए भी सेम हम जाएंगे न्यू एंट्रीज के अंदर। अब यहाँ पे जो कंपनी कोड देना है हमने, वो हमने देना है 4 कैरेक्टर का। ठीक है। और जो हमारे पास जब कंपनी डिफाइन, अब बेसिकली कंपनी क्या है, वो ग्रुप है, एक क्लाइंट है हमारा, और उसके सब जो डिफरेंट उसके बिजनेसेस होते हैं वो हमारे कंपनी कोड्स हैं। तो यहाँ पे हम अपने एक एक कंपनी कोड डिफाइन करते हैं निशार टेक्सटाइल के नाम से, NT01। अच्छा, NT01 के नाम से पहले ही एक कंपनी डिफाइन है नेवटेक की। रिजवान भाई, इसमें इसका मतलब ये है कि पहले जो हमने डिफाइन किया वो बेसिकली क्लाइंट हमने डिफाइन किया है, और अब उसके अंदर जो जितनी भी कंपनीज हैं वो हम डिफाइन करने के लिए जा रहे हैं। हाँ जी, सेम ऐसा ही है, पहले क्लाइंट डिफाइन किया, अब उसमें कंपनीज डिफाइन करेंगे इसमें। बेसिकली जब एक क्लाइंट एसएपी को परचेज कर रहा होता है, तो उसमें हम जितनी मर्जी कंपनीज डिफाइन करना चाहें, जो जो मॉड्यूल हम उसमें एक बार परचेज करने के बाद उसमें अगर मॉड्यूल न्यू हमने उसमें यूज करना है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसने एक 4 से 5 मॉड्यूल को परचेज किया है, उसमें स्टार्ट में जब इम्प्लीमेंट करना है, एक कंपनी कोड पहले यूज किया है, डिफाइन किया। इसके बाद जब नेक्स्ट कंपनी कोड उसने डिफाइन करना है, तो बेसिकली उसी प्राइस में, सेम ही प्राइस में, कोई नहीं एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे एसएपी को। सही है। वही प्राइस यूज हो रही होगी, हम फर्दर उसको यूटिलाइज कर रहे होंगे, अपने डिफरेंट कंपनी कोड्स अगर हमने डिफाइन करने होते हैं तो वो कर रहे होते हैं। ठीक है, सर ये न्यू एंट्रीज किधर से आएगा? ये मेरे मेरे पास ये तो इसके नहीं ऊपर आ रहा होता है यार। अभी ना आप लोगों की क्लास के एंड में मुझे बताइएगा कि कहाँ पे इशू आ रहा है। न्यू एंट्रीज अगर मैंने एक ओपन किया हुआ है, तो आप लोगों के पास न्यू एंट्री का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पे वर्क कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक अगर ये सेशन एंड होता है और उसके बाद फिर मैं चेक कर लेता हूँ जिनके सही है। ऊपर न्यू एंट्री का ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक हो गया। अब बेसिकली हमारे पास क्या है, NT10 हमने यूज किया है, निशार टेक्सटाइल LTD एक हमारे पास कंपनी है। ये बेसिकली निशार टेक्सटाइल में हम SAP को कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं, और उसमें क्या है कि हम डिफरेंट उसमें जितने भी प्रोसेसेस हैं MM से रिलेटेड वो चीज़ें हम इसमें डिफाइन करेंगे। बेसिकली ये है कि जर्नलाइज फॉर्म में जो जो चीज़ें होंगी हम इसमें सब की सब इस कंपनी कोड के अंदर हम यूज कर रहे होंगे और डिफाइन कर रहे होंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने डिफाइन कर दिया निशार टेक्सटाइल, उसके बाद हम सिटी लाहौर, उसके बाद कंट्री वही सेम, इसके बाद जो करेंसी है वो कंपलसरी होती है कंपनी कोड के अंदर, करेंसी हम वही PKR, और लैंग्वेज हमारे पास है। इसको जब एंटर करेंगे तो हमारे पास, इसको सेव करेंगे तो एक और न्यू स्क्रीन ओपन होगी। ये एक नई स्क्रीन ओपन हुई है। जब भी हम कंपनी या प्लांट डिफाइन कर रहे होते हैं तो इस तरह की एक नई स्क्रीन ओपन होगी, और इसमें हम जो हमारे पास कंपनी होगी उसके टाइटल में जो मेन चीज़ें हैं उनको डिफाइन कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कंपनी, ओके करेंगे। नेम ऑफ कंपनी क्या है? शाह टेक्सटाइल।
उसके बाद सर्च में अगर हम इसी को कॉपी कर लें, अच्छा इसमें ना मेन चीज़ें जो कंपलसरी है वही मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। बाकी ये है कि जो कंपलसरी नहीं होंगी तो उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे ये कंट्री ये कंपलसरी है, यहाँ पे हम पोस्टल कोड लिखेंगे, उसके बाद सिटी यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद ये लैंग्वेज ये ऑलरेडी कंपलसरी है। इससे रिलेटेड अगर ये डाटा आपके पास अवेलेबल है, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब तो हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। वैसे ये ज़रूरी नहीं है। 54000 हम यहाँ पे पोस्टल कोड, सिटी हम लाहौर ही कर देते हैं। इसके बाद हम कंट्री, ठीक है, और इसके बाद लैंग्वेज इंग्लिश, और इसको हम क्या करेंगे यहाँ से ओके करेंगे ग्रीन से कॉपी। तो फिर क्या है कि नहीं, अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहेंगे तो क्रिएट रिक्वेस्ट, और यहाँ पे आप चेंज कर रहे होंगे, आप लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे होंगे डिफाइन कंपनी कोड, ठीक है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसी सेम एक ही नेम को लेके चल रहा हूँ। तो इसको मैं ग्रीन उस पर टिक करता हूँ, तो मेरे पास सेकंड क्या है कि एक कंपनी कोड डिफाइन हो जाएगा इसी कंपनी के अंदर। यहाँ पे डाटा सेव हो गया, इसको हम देखना चाहते हैं, बैक जाएंगे तो ये हमारे पास क्या है, एक कंपनी कोड डिफाइन हो गया। कंपनी कोड क्या है, अच्छा ये चीज़ें आप लोगों ने एक्सेल में ही अपने पास नोट डाउन करनी है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम चीज़ों पे इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ये चीज़ें हमें नोट डाउन हो के कौन सी चीज़ हमने कहाँ डिफाइन की है और किस नेम से की है। जैसे NG1000 के नेम से हमने एक कंपनी डिफाइन की थी, और इसके अंदर हम एक कंपनी कोड डिफाइन किया है NT10। अब ये है कि आप लोग इसमें 2 से 3 प्लांट भी डिफाइन कर सकते हैं, 4 प्लांट भी डिफाइन कर सकते हैं, 2 भी डिफाइन कर सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने प्लांट डिफाइन करते हैं, मतलब कंपनी कोड डिफाइन करेंगे एक ही कंपनी के ग्रुप के अंदर। तो ये है कि आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें कोशिश कीजिएगा कि 2 से 3 कंपनी कोड डिफाइन कीजिएगा, और फिर उसको अपनी कंपनी के साथ लिंक क्रिएट करेंगे हम। अच्छा, ये हमारी 2 पार्ट होता है फाइनेंशियल का, ठीक है। FI का कंसल्टेंट काम कर रहा होता है यहाँ पे, कंपनी और कंपनी कोड डिफाइन करना। बेसिकली जो MM के कंसल्टेंट का काम स्टार्ट होता है वो लॉजिस्टिक जर्नल में सबसे पहले क्या डिफाइन कर रहा होता है, अपना एक प्लांट डिफाइन कर रहा होता है। MM के अंदर जो टॉप पे हम कहते हैं कि एक कंपनी है, बेसिकली हम प्लांट को ही एक कंपनी कह रहे होते हैं MM के मॉड्यूल के अंदर। लेकिन वैसे अगर SAP की वर्क फ्लो में देखा जाए और हिरार्की में देखा जाए तो सबसे पहले कंपनी आती है, उसके अंदर कंपनी कोड, और फिर प्लांट रहे होते हैं। डिफाइन की जी सर, ये जब हमने प्लांट और क्लाइंट और कंपनी डिफाइन की तो इनका आपस में लिंक उसको किस तरह पता चलेगा सेफ को कि ये इस क्लाइंट की कंपनी, ये हम जैसे आपने इसको मल्टीपल सही है। अब इसकी हम करेंगे असाइनमेंट, ठीक है। वो ना बल्कि अभी साथ ही कर लेते हैं हम इसके असाइनमेंट भी। बेसिकली जो भी चीज़ें हमने डिफाइन करनी है उनको फिर असाइन भी करना है हमने, ठीक है। ये चीज़ें कहाँ पे डिफाइन हो रही हैं, डेफिनेशन के अंदर, और अब हमने क्या करना है, इसके बाद इनकी असाइनमेंट करनी है। तो हम जाएंगे असाइनमेंट में, यहीं पे असाइनमेंट के बाद हम जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, ठीक है। इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम पोजीशन में यहाँ से सर्च कर सकते हैं कि हमने कौन सा कंपनी कोड डिफाइन किया है। यहाँ पे जाएंगे, इसलिए मैं कह रहा था कि आपको कंपनी कोड नोट डाउन करेंगे ताकि बाद में ये चीज़ों को देखेंगे तो आपको आइडिया हो। ये हमने बनाया था NT10। तो ये हमारे पास NT10 कंपनी कोड है, और यहाँ पे हम अपना जो कंपनी हमने डिफाइन की थी उसकी असाइनमेंट करेंगे। तो उसके लिए हमने डिफाइन की थी NG1000। तो यहीं पे जाते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ लिंक क्रिएट कर देते हैं। बेसिकली ये कंपनी कोड का और कंपनी का आपस में यहाँ पे लिंक क्रिएट हो रहा है, और इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे। सेम जो भी डाटा हम सेव कर रहे होंगे उसके बाद एक ट्रांसपोज रिक्वेस्ट जनरेट होगी, और वो आप यहाँ पे जब आप लोग वर्क कर रहे होंगे तो यहाँ पे डिफाइन करेंगे असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। ये आप लोग इस तरह से यहाँ पे चीज़ें लेके जा रहे होंगे, और इसकी जो एक्सेल शीट आप मेंटेन कर रहे होंगे वो बेसिकली मैं आपको वीकेंड पे वो आपकी चेक करूँगा आपने कितना वर्क किया है और चीज़ें कितनी डिफाइन की हैं, और उसको फिर सिस्टम में मैं खुद ही देख रहा हूँ कि आपने इसकी असाइनमेंट ठीक से की है, कोई इश्यूज हैं तो वो मुझे आइडिया हो जाएगा। और टोटल 15 से 16 स्टूडेंट हैं तो ये भी आइडिया हो जाएगा किसने कितना काम किया है।
तो आपके जो 40% मार्क्स हैं वो इसी बेस पे लगने हैं। इसको ओके इसी करेंगे। तरह मल्टीपल जो है वो कंपनी हम लिंक कर देंगे मतलब कि क्लाइंट के साथ जो है। हाँ, बेसिकली कंपनी कोड का कंपनी के साथ लिंक होता है। अगर यहाँ पे जैसे हाँ हमारा ये NTD 90 भी हमारा कंपनी कोड होता तो हम इसके साथ भी क्या कर रहे होते हैं, असाइनमेंट कर रहे होते हैं अपने कंपनी कोड की। कंपनी को सही है। मतलब कंपनी की कंपनी कोड के साथ असाइनमेंट। तो यहाँ पे हमने एक ही कंपनी कोड डिफाइन किया है, तो क्या किया हमने, उसकी असाइनमेंट कर दी अपनी कंपनी के साथ। कंपनी के साथ। ये जो फर्स्ट स्टेप है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में, कंपनी की डेफिनेशन और उसकी असाइनमेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट सर ये है, हम असाइनमेंट होता क्या है? बेसिकली हम इसमें लिंक क्रिएट कर रहे होते हैं कि जो चीजें हमने बना डिफाइन तो कर ली, अब दोनों सेपरेट जगह पे डिफाइन किया हमने। कंपनी एक अलग जगह पे डिफाइन की है, कंपनी कोड अलग जगह पे डिफाइन किया है। तो सिस्टम में उनका लिंक भी तो हमने क्रिएट करना है कि कैसे पता चलेगा कि इस कंपनी के अंडर ये कंपनी कोड है। तो इसके ठीक है। लिए हम कहाँ पे जाते हैं, असाइनमेंट में, और वहां पे इनको असाइन कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक क्रिएट कर रहे होते हैं। ये लिंक क्रिएट करने को असाइनमेंट कहते हैं। हाँ जी, उसी को असाइनमेंट कह रहे होते हैं। असाइन करना मीन के हम ठीक है। कंपनी कोड को कंपनी को असाइन कर रहे हैं। ठीक है सर। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, हम डिफाइन करेंगे कंपनी प्लान डिफाइन कर रहे होंगे बेसिकली। ये लॉजिस्टिक में आता है और वही सेम पाथ है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर डेफिनेशन, और उसमें हमारे पास है लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक इस स्क्रीन पे जाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को क्लोज करते हैं, वही एंटरप्राइज स्ट्रक्चर डेफिनेशन, और इसमें हमारा ये कहाँ पे आना है, लॉजिस्टिक में। लॉजिस्टिक में जाएंगे, लॉजिस्टिक जर्नल में, और उसके बाद हम यहाँ पे डिफाइन, कॉपी, डिलीट, चेक प्लांट, और यहाँ पे जब हम ब्लॉक को ओके करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है हमारा डिफाइन। हम जो सेकंड वाला है इसको डबल क्लिक करेंगे, तो ये बेसिकली कॉपी पे ले गया हमें। फर्स्ट ही हम यहाँ पे कर रहे होंगे, प्लांट को डिफाइन करना है हमने। ये अब डिफरेंट जो प्लांट ऑलरेडी पहले से डिफाइन है, तो हमने क्या करना है, न्यू प्लांट एक न्यू डिफाइन एंट्री। करना है। तो हम न्यू एंट्री में जाएंगे। अगर हमने किसी भी उससे डाटा से कॉपी करना है, किसी भी प्लांट से इसको कॉपी करेंगे, और यहाँ पे ये आ रहा है हमारे पास कॉपी एज का ऑप्शन, तो ये सेम प्लांट हमारे पास क्या होगा, कॉपी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमने अपना एक अलग से प्लांट डिफाइन करना है नया, और उसको फिर लिंक करेंगे अपने कंपनी कोड के साथ। तो इसको न्यू एंट्री में जाएंगे। अब जो प्लांट होता है ये भी 4 कैरेक्टर हम डिफाइन कर रहे होते हैं। जैसे हम एक कंपनी डिफाइन कर रहे होते हैं, उसमें सेम नेम की 2 कंपनीज डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे ही जब हम कंपनी कोड डिफाइन करेंगे तो सेम नेम के 2 से 3 कंपनी कोड हम डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम डाउनवर्ड चल रहे हैं, जैसे कि एक कंपनी सेम नेम से डिफाइन की, सेम कोड से, कंपनी कोड भी हम सेम कोड से डिफाइन कर सकते हैं, और फिर प्लांट भी सेम कोड से डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली ये अप टू डाउन नीचे चीज़ें चल रही हैं, तो हम सेम नेम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर पैरेलल होंगी तो वहाँ पे हम सेम नेम यूज़ नहीं कर सकते। इसमें अब हम प्लांट डिफाइन करेंगे। प्लांट वही हम ले लेते हैं जो हमने NT10 के नेम से ही हम एक प्लांट ले लेते हैं। तो भी हम सेम ही नेम दे देते हैं। विशाल टेक्सटाइल प्लांट के नेम से इसको कॉपी करके यहाँ पे सर्च नेम 2 में भी हम इसी को कर लेते हैं। और यहाँ पे आ रहा है कंपनी कोड, कंपनी कोड। तो कंपनी को नहीं, कंट्री कोड आ रहा है हमारे पास। काउंटी कोड नहीं। हाँ, बेसिकली ये काउंटी कोड और इन चीज़ों को हम यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे। ये जब इसको सेव करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाएगा, वहां से ये चीज़ें ऑटोमेटिकली पिक कर रहा होगा, हमारा सिटी क्या है, रीजन क्या है, वो सब चीज़ें। अच्छा, इसमें ना बेसिकली ये जो यूज हो रहा होता है फैक्ट्री कैलेंडर, इसका लिंक होता है हमारे उसके HR के मॉड्यूल के साथ, इसका लिंक क्रिएट हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको जब सेव करेंगे तो ये हमें नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाएगा, जैसे हमने हाउस में डिफाइन की थी। बेसिकली एज अ कंपनी प्लांट के अंदर जब हम MM के मॉड्यूल में जाएं तो प्लांट एक सेपरेट एक कंपनी इंश्योर किया जाता है। तो यहाँ पे हम सेम ही वही निशार टेक्सटाइल प्लांट लिख लेंगे। इसके बाद यही सेम सर्च में हम ले आते हैं, और सेम वही एंट्री यहाँ पे डाटा करेंगे 54000 और उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं पीछे।
और यहाँ लैंग्वेज और बाकी चीज़ें अगर आपने इसमें फिलअप करनी है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, लेकिन जो कंपलसरी हम वही करेंगे। ओके, तो इस शीट की बेस पे जो डाटा होगा ऑटोमेटिकली क्या किया है वहाँ पे कॉपी हो गया है। जब आप तो प्लांट डिफाइन, अब देखिए वहाँ से क्या किया, लैंग्वेज वो पिक कर ली है, पोस्टल कोड, सिटी और काउंटी की। तो ये क्या किया ऑटोमेटिकली एसएपी में जो हमने वो डाटा पुट किया था तो वहाँ से इसको कॉपी किया। ये सेव हो गया डाटा। बैक जाएंगे इससे। अब इसमें यह है कि आप 1 से 2, आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि जब आपने वर्क करना है तो यहाँ पे 2 से 3 प्लांट आपने डिफाइन करने हैं उसी कंपनी सेम नेम से 4 फैक्टर के, यहाँ पे बस नेम आपने चेंज करना है और ऐसे ही आप डिफाइन करेंगे। अब ये के सेकंड स्टेप में क्या किया हमने, अब प्लांट डिफाइन कर ली है। अब एसएपी में इस प्लांट की हमने असाइनमेंट भी करनी है कि सिस्टम में कैसे पता चलेगा कि ये प्लांट जो है इस कंपनी कोड का है। तो हम वहीं असाइनमेंट में जाएंगे और ये हमने कहाँ पे डिफाइन किया, लॉजिस्टिक जर्नल में। तो लॉजिस्टिक जर्नल में जाएंगे और यहाँ पे क्या आ रहा है, असाइन प्लांट टू कंपनी कोड। अच्छा, यहाँ पे जो पहले वो आ रहा था हमारे पास, वो हम कर रहे थे पोजीशन में जाके सर्च करते थे और उस प्लांट को और कंपनी कोड का लिंक क्रिएट करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, प्लांट को जब हम उसके साथ लिंक क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे आएंगे न्यू एंट्री में और कंपनी कोड हमने क्या डिफाइन किया था, NT10 निशार टेक्सटाइल, और प्लांट भी हमने सेम ही नेम से किया था, NT10। इसको जब एंटर करेंगे तो बेसिकली वो दोनों टेक्स्ट वहाँ पे जो थे, कंपनी का नेम आ गया और साथ में हमारे पास प्लांट का नेम भी आ गया। बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, असाइनमेंट कर दिया हमने अपने कंपनी कोड और प्लांट की। अगर हमारे पास 2 से 3 प्लांट हैं तो यहाँ पे कंपनी कोड वो सेम ही यूज करेंगे और यहाँ पे प्लांट अपना चेंज करते रहेंगे, NT20, 30, 40 जो भी प्लांट हम डिफाइन कर रहे होंगे। इसको सेव करेंगे तो ये सर ये हमारा कहीं पे भी डाटा, हम मल्टीपल असाइनमेंट मल्टीपल असाइनमेंट कर सकते हैं। एक प्लांट के साथ हम एक ही कंपनी कोड कर सकते हैं और एक कंपनी कोड के साथ हम डिफरेंट प्लांट को असाइन कर सकते हैं। मोस्टली क्वेश्चन किया जाता है कि एक प्लांट को हम 2 से 3 कंपनी कोड असाइन कर सकते हैं, इसका आंसर है नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली उसका लिंक होता है कंपनी कोड। तो हमारे पास मेन एक ही होता है, क्योंकि ये कंपनी कोड के अंडर प्लांट काम कर रहे होते हैं तो हम उसको डिफरेंट कंपनी कोड के साथ एक प्लांट को असाइन नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये क्या है कि हमारा प्लांट और कंपनी कोड आपस में उनकी असाइनमेंट हो गई। जो हमने यहाँ पे आते हैं एक्सेल की शीट में, और जो हमने प्लांट डिफाइन किया है वो भी हमने किया NT10 के नेम से। अब जो नेक्स्ट है, हमने डिफाइन करने अपने स्टोरेज लोकेशन। बेसिकली प्लांट तो एक मेन हमने डिफाइन कर दिया। अब प्लांट के अंदर क्या है, हमारे पास डिफरेंट स्टोरेज लोकेशंस है जहाँ पे मटेरियल आके स्टोर हो रहा होता है। तो अब क्या करेंगे, हम मटेरियल मैनेजमेंट में जाएंगे और वहाँ पे स्टोरेज लोकेशंस डिफाइन कर देंगे। तो इसके लिए हम जाते हैं एसएपी पे। ये कहाँ पे हमने जाना है, वही सेम ही हमारे पास एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, उसके बाद डेफिनेशन में हमने जाना है मटेरियल मैनेजमेंट। स्ट्रक्चर किधर से आएगा? जी, स्ट्रक्चर किधर से आएगा? ये स्ट्रक्चर जो मेरे पास एक्सेल में है। नहीं नहीं, ये जो सर आपकी विंडो पे शो हो रहा है। तो ये तो जब आप उस SPRO में जाएंगे तो वहां पे ये सब चीजें आएंगी ना। वहां पे आप देखेंगे जब नीचे आएंगे SAP नेटवीवर के साथ, तो नीचे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर आ रहा है। अब इसका पाथ क्या है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर से हम डेफिनेशन में जाएंगे। डेफिनेशन के बाद अब हमने जाना है मटेरियल मैनेजमेंट में और यहाँ पे हमने डिफाइन करना है मेंटेन स्टोरेज लोकेशन। अब बेसिकली प्लांट के बाद जो डिफरेंट स्टोरेज लोकेशंस होंगी हम वो यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। इसको जब ओके करेंगे तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है कि हमने किस प्लांट के अंदर डिफाइन करने हैं। तो यहाँ पे क्या ऑटोमेटिकली असाइनमेंट हो रही है प्लांट के साथ इसकी। तो हमारे पास NT10 है प्लांट अपना, इसको ओके करेंगे तो ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास स्टोरेज लोकेशन और डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे हम जब न्यू एंट्री में जाएंगे तो हमारे पास वो शो कर रहा होगा कि हमने स्टोरेज लोकेशन किस नेम से डिफाइन करनी है। अब इसको हम ले सकते हैं, सर ये स्टोरेज लोकेशन मतलब वेयरहाउस जी एक वेयरहाउस है आपने प्लांट वेयरहाउस खोला, वेयरहाउस कोड वगैरह अलग अलग टाइप के ये
रॉ मटेरियल का हो गया, ये हो गया, वही चीज़ है। सॉरी, आवाज नहीं क्लियर आई मुझे। मैं कह रहा हूँ रिजवान भाई कि ये जो पूछ रहे हैं जैसे कि जो अपना जिस तरह आपने बताया था कि अपना प्लांट के अंदर जो रॉ मटेरियल की स्टोरेज लोकेशन होती है, विकास भाई ये वही है जो बताया था रिजवान भाई ने पहले, जो रॉ मटेरियल या आउटपुट सेमी फिनिश गुड्स है या फिनिश गुड्स है, ये वही चीज़ है, उसी को स्टोरेज लोकेशन कहते हैं। बेसिकली ये होता है कि जहाँ पे हमारा मटेरियल आके नेक्स्ट प्लांट में हमने स्टोर होना। कंज्यूम करना है, वो कहाँ पे आके स्टोर हो रहा है। तो बेसिकली उसके लिए हम फिजिकल लोकेशंस डिफाइन कर रहे होते हैं, जहाँ पे स्टोर की इन्वेंट्री वगैरह, इन्वेंट्री मैनेजमेंट जिसके साथ लिंक होता है कि कितना मटेरियल कहाँ पे पड़ा हुआ है, किस स्टोरेज लोकेशन में है, तो वो बेसिकली हम वो यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। जी हाँ, ये भी फोर डिजिट होगा। प्लांट भी 4 डिजिट होगा, हमारा कंपनी कोड भी 4 डिजिट होगा। उसके बाद जब हम स्टोरेज लोकेशन डिफाइन करेंगे तो ये भी 4 डिजिट होगी, मैक्सिमम 4 डिजिट। चलिए हम इसको कर लेते हैं कि मेन स्टोर हमारे पास है एक। अच्छा रिजवान भाई, हम जो स्टोरेज लोकेशन अगर किसी एक प्लांट के अंदर कोई डिफाइन कर देते हैं, तो जी उसको हम चेंज भी कर सकते हैं किसी दूसरे प्लांट के साथ, मतलब कि लिंक करना चाहें तो वो कर सकते हैं दोबारा उसको एडिट करके। बेसिकली वो हमें उसमें कॉपी करनी पड़ेगी वो स्टोरेज लोकेशन, या दोबारा से वहाँ पे दूसरे प्लांट में हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। और एक प्लांट के अंडर हम एक स्टोरेज लोकेशन से दूसरे स्टोरेज लोकेशन में मटेरियल ट्रांसफर कर सकते हैं, उधर से एक्सेस भी कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं इसमें। प्लांट टू प्लांट चीज़ों ये को हम ये वो कर वही चीज़ सकते वही हैं। जो प्लांट मैं नहीं, प्लांट टू प्लांट चीज़ें वो मूव हो सकती हैं, वो तो मुझे पता है, लेकिन मसला ये है कि एक प्लांट के अंदर मतलब कि हमने 3 स्टोरेज लोकेशन जो है ना वो अपना क्रिएट कर दी हैं। 3 में से जी हम चाहते हैं कि 3 में से एक स्टोरेज लोकेशन को हम मूव करके दूसरे प्लांट के अंदर ले जाएं। तो वो उस तरह से हम उसको मूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बेसिक नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे हमें एक स्टोरेज लोकेशन डिफाइन करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद हम हुँ, वो स्टॉक जो है वहाँ से उधर वो कर मूव लेंगे, कर देंगे। सही मूव है, कर लेंगे। ठीक है। ठीक। तो यहाँ पे इसको हम जब सेव करेंगे तो हमारे पास बेसिकली क्या है, उस प्लांट के अंदर स्टोरेज लोकेशन डिफाइन हो जाएंगी। तो ये हमारे पास 2 स्टोरेज लोकेशन हमने डिफाइन की हैं। अब इसमें आप 2 से 3 जितने भी डिफाइन करना चाहें, सेमी फिनिश गुड्स और उससे रिलेटेड भी। तो बेसिकली ये फिनिश और सेमी फिनिश वैसे मैं एक जनरल कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ। बाकी आप स्टोरेज लोकेशन मटेरियल की कैटेगरी की बेस पे भी आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि वैसे यूनिवर्सिटीज में या बाकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, आईटी से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है उसके लिए हम एक अलग से स्टोरेज लोकेशन डिफाइन कर देते हैं, स्टोर एक डिफाइन कर देते हैं। मेंटेनेंस का जितना भी सामान है तो वो एक उसमें डिफाइन कर देते हैं। आईटी का है तो आईटी का एक स्टोर डिफाइन कर देते हैं। केमिकल है तो उसके लिए एक अलग से डिफाइन कर देते हैं। तो बेसिकली ये नेचर ऑफ बिजनेस और उसमें किस तरह से चीजें आ रही हैं तो उस पर डिपेंड कर रहा होता है। सही। तो इसमें जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे भी जब इम्प्लीमेंट हो रहा होता है तो वहाँ पे जो बिजनेस ब्लूप्रिंट बनता है, बीबीडी फाइल होती है, उसके अंदर डिफाइन होता है कि ये हमारी स्टोरेज लोकेशन होंगी। जो हमारा क्लाइंट है वो बता रहा होता है कि ये इतनी स्टोरेज लोकेशन होंगी और ये नेम होंगे, ये प्लांट होंगे, वो सब चीज़ें उस चार्टर में डिफाइन होती हैं। सही। सर अच्छा, क्लास ये कभी दो भी आप खत्म हो सकती है ना? जी ठीक है, उसको क्लास में दोबारा से रिज्वाइन कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, वो दोबारा से लिंक हम वो कर लेंगे। ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें हम स्टोरेज लोकेशन डिफाइन करने के बाद हम मेंटेन करेंगे परचेज ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली एसएबी में परचेज ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है, ये किस लेवल पे आती है। बेसिकली ये डील कर रही होती है कंप्लीट प्रोक्योरमेंट को। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी प्रोक्योरमेंट होती है वो परचेज ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होती है। जो देख रही होती है रूटीन वर्क में जितना भी मटेरियल वेंडर से प्रोक्योर कर रहे होते हैं वो परचेज ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आ रहा होता है। बेसिकली ये जो हम अगर इसको देखे जाएंगे स्ट्रक्चर के अंदर कहाँ पे ये फॉल कर रही है, तो ये होती है हमारी प्लांट से ऊपर। बेसिकली हम एक प्लांट को मतलब कि एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट प्लांट को हम असाइन कर सकते हैं कि एक ही परचेज ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर 2 से 3 प्लांट है तो उनको सेम ही हम
डिफाइन कर सकते हैं, परचेज ऑर्गेनाइजेशन को असाइन कर सकते हैं। बेसिकली ये हम जो सेम परचेज कंपनी कोड भी दे सकते हैं। जी सेम कंपनी कोड, बेसिकली जो परचेज ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन होती है ये हमारे पास इसमें क्रॉस कंपनी कोड की बेस पे मीन के हमारे पास 2 से 3 कंपनी कोड है, तो उसके लिए हम एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन कर लें। वो सब के सब कंपनी कोड्स के अंदर क्या होती है, वो प्रोक्योरमेंट के लिए उसी को हम यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम उसको प्लांट लेवल पे भी डिफाइन कर सकते हैं। मीन के हमारे पास 4 से 5 प्लांट है, तो हर प्लांट के लिए हम अलग से स्टोरेज परचेज ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन कर दें। ऐसे ही जो परचेज ऑर्गेनाइजेशन है ये कंपनी कोड लेवल पे भी होती है कि एक कंपनी कोड है और उसको हम एक ही असाइन करते हैं परचेज ऑर्गेनाइजेशन, जो उसके अंदर फिर जितने भी प्लांट है तो वो उसी के साथ लिंक होते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कंपनी कोड के लेवल पे ही परचेज ऑर्गेनाइजेशन की असाइनमेंट करेंगे और उसको प्लांट्स के साथ हम असाइन कर रहे हो। फिजिकली थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे। जैसे अब देखें प्लांट का तो हमें समझ आ रही है कि किसी कंपनी के अंदर प्लांट होता है, क्लाइंट जी भी समझ आ गया, लेकिन ये परचेज ऑर्गेनाइजेशन सर क्या है बेसिकली? ये किसका बेसिकली मतलब कुछ परचेज समझ नहीं आ ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रही होती है आपके प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस को। आपने कोई भी मटेरियल परचेज करना है, किसको थ्रू आएगा, कौन परचेज करेगा मटेरियल, वेंडर के साथ किसका लिंक होगा। तो बेसिकली जो उसमें कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट होती है वो हमारी किसकी होती है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन की होती है। सर मीन ये के हर इसमें मतलब प्लांट सर में जो ग्रुप ऑफ पीओस वगैरह है, पीओस जी वगैरह सर परचेज ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं जिसकी परचेज ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन होगी। हाँ जी, जी विदाउट परचेज ऑर्गेनाइजेशन हम परचेज ऑर्डर नहीं बना सकते। ऐसे ही सही है सर। ठीक है। इसमें फिर हम परचेज ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर फर्दर क्या डिफाइन करेंगे, अपने परचेज ग्रुप्स डिफाइन करेंगे। ठीक है, मीन कि अगर हमने लोकल प्रोक्योरमेंट करनी है तो उसके लिए अलग से परचेज ग्रुप, इंपोर्ट के लिए अलग से, सर्विसेज के लिए अलग से। ये जस्ट वैसे एक हम उसको डिफाइन कर सकते हैं अपने परचेज ग्रुप को, या हम अपने डिपार्टमेंट को भी एज अ परचेज डिपार्टमेंट के लेवल पे भी हम उनको परचेज ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन वो हमारी वर्किंग किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में चल रही होती है तो उसी को हम लेके चल रहे होते हैं परचेज ग्रुप के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, परचेज ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करेंगे और इसका बात क्या है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, मटेरियल मैनेजमेंट और परचेज ऑर्गेनाइजेशन। तो हम उसी स्क्रीन पे है परचेज ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पे हम जाएंगे न्यू एंट्री में। इसको भी हम सेम ही नेम दे देते हैं, NT100। यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं परचेज ऑर्गेनाइजेशन फॉर NT10। ठीक है, ये बेसिकली हमने कंपनी कोड के लिए एक डिफाइन कर दी और इसको जब सिंपल हम सेव करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन होगी। जो भी चीज डिफाइन होगी उसके पास ये कस्टमाइज रिक्वेस्ट जनरेट होगी। इसको सेव करेंगे और आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि क्या चीज आपने डिफाइन की है। इसको ओके करेंगे तो ये हमारी क्या है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन हो गई है। यहाँ से बैक जाएंगे और नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करने के बाद साइन करेंगे सर। इसको जो भी चीज असाइन आपने करना डिफाइन करनी है नेक्स्ट प्रोसेस में उसकी असाइनमेंट कंपलसरी है, आप उस चीज को असाइन करेंगे। इसमें जाएंगे हम असाइनमेंट में। असाइनमेंट के बाद हम जाएंगे मटेरियल मैनेजमेंट। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि हम असाइन करेंगे अपने परचेज ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी कोड के साथ। यहाँ पे हम सर्च में जाएंगे तो परचेज ऑर्गेनाइजेशन हमने किस नेम से डिफाइन की है, NT10। 10। तो ये हमारे पास आ गई NT10 परचेज ऑर्गेनाइजेशन और उसके लिए हमारा कंपनी कोड कौन सा था, NT10 ही। 10। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे निशार टेक्सटाइल। यहाँ पे क्या हो गया, हमारी परचेज ऑर्गेनाइजेशन की असाइनमेंट हो गई किसके साथ, हमारे कंपनी कोड के साथ।
तो इसमें ये कि हम कंपनी कोड के लेवल पे भी हम परचेज ऑर्गेनाइजेशन को असाइन कर सकते हैं, और हर प्लांट के लिए अलग अलग भी अगर हम करना चाहे तो कर सकते हैं, और एक ही परचेज ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट प्लांट भी असाइन करना चाहें तो वो भी हम असाइन कर सकते हैं। सर बेसिकली ये परचेजिंग डिपार्टमेंट चलाएगा आई थिंक। बेसिकली ये एक परचेज डिपार्टमेंट ही है जो प्रोक्योरमेंट हाँ, को परचेजिंग देख रहा होता है कंप्लीट प्रोसेसेस को। का ये वही कहलाएगा जो जिसका ताल्लुक रिजवान साहब परचेजिंग स्क्रीन करके नजर नहीं आ रही। एक मिनट, स्क्रीन नहीं नजर आ रही, अभी मैं शेयर कर देता हूँ। अच्छा, अली असगर अब आ रही है? जी सर आ रही। सर इसका मतलब है कि हम एक कंपनी में मल्टीपल परचेज ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन कर सकते हैं। कंपनी में हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है जितने भी प्रोसेस चल रहे होते हैं हम एक ही परचेज ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करते हैं। वो ओके जो हम फिर अगर मल्टीपल डिफाइन करेंगे तो वो प्लांट लेवल पे हो रही होंगी हमारी, उसकी लिंक हम प्लांट के साथ कर रहे होंगे। ओके सर। सर अमूमी तौर पे क्या होता है जब आप सेफ की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं, आपको तो एक्सपीरियंस है, तो उसमें बहुत सारी परचेज बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन होती हैं या एक ही होती नहीं है? नहीं, वहाँ पे एक ही यूज हो रही होती है जो कंपनी एक तो कोड के साथ सेंट्रल करते हैं। परचेजिंग हाँ जो कर एक रही ही, होती है पूरी फैक्ट्री की। हाँ सेंट्रल परचेज डिवीजन बेसिकली इसको कहते हैं हम, सेंट्रल परचेज डिवीजन जो मोस्टली प्रोक्योरमेंट को देख रही होती है कंप्लीट। जी सर, बाकी अमूमन ये होता है सर पेटी परचेजेस जो होती हैं छोटी मोटी वो डिपार्टमेंट लेवल पे हो रही होती हैं, बाकी तो अमूमन अच्छा, ये वैसे ना जितनी भी प्रोक्योरमेंट का लिंक होता है ना वो डिपार्टमेंट कर रही होते हैं, लेकिन वो रूट कहाँ से कर रही होती है, हमारी परचेज से ही, परचेज डिपार्टमेंट के एग्जैक्टली थ्रू आ रही होती हैं। क्योंकि वहां पे हम उसको यूज कर रहे होते हैं कि हमारी जब भी एक परचेज ऑर्डर क्रिएट हो रहा होता है तो उसके अंदर जो टॉप पे आती है हमारी परचेज ऑर्गेनाइजेशन आती है, और उसके साथ हमारा आता है कंपनी कोड, और उसके बाद हम उसमें यूज कर रहे होते हैं हमारे परचेज ग्रुप। परचेज ग्रुप। अच्छा, ग्रुप में कोई मिसिंग तो नहीं है जो रह गया हो? तो बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक था उसमें जो चीज़ें हमने कवर करनी थी वो हमारे पास एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में ये 5 से 6 टॉपिक थे जो आज हमने जिनको डिफाइन भी किया, और उसके बाद उनकी असाइनमेंट भी की, और उनसे रिलेटेड जो थ्योरी थी वो भी हमने डिस्कस की। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर हमारी यही चीज़ें आ रही होती हैं जिनको हम डिफाइन कर रहे होते हैं और उसके बाद इनको असाइन कर रहे होते हैं। ये चीज़ें क्लियर होगी कुछ आप लोगों को? जी सर। जी सर काफी हद तक होनी है। बस ठीक है, इनको नेक्स्ट प्रोसेस यही है कि आप लोग इस पे प्रैक्टिस करें। आप लोग ने, मैंने बताया प्रोसेस क्या करना है। आपने एक यहाँ पे वो हमारी असाइन नहीं हुआ, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी आ रही। यस सर। अच्छा रिजवान साहब ये जो जिस तरह ये आपने बताया ये प्लांट वगैरह डिफाइन करते हैं उसके अंदर स्टोरेज लोकेशन होती है, तो उसमें तो मुख्तलिफ एक कंपनी में तो मुख्तलिफ आइटम्स होते हैं, चाहे वो इम्पोर्टेड होते हैं लोकल्स होते हैं, जो जी मतलब जी। मेंटेनेंस वाले भी यूज़ कर रहे होते हैं, इन्वेंट्री वाले भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये उनको कैसे डिफाइन करेंगे उसके अंदर जाके? हर आइटम को डिफाइन करना पड़ता है वो तो जाके। बेसिकली इससे जो नेक्स्ट प्रोसेस है, जब हम मास्टर डाटा क्रिएट कर रहे होते हैं तो मास्टर डाटा में मटेरियल ग्रुप्स डिफाइन करते हैं हम। अब वो हर ग्रुप में कौन से मटेरियल आएंगे वो चीज़ें हम वहाँ पे डिफाइन कर रहे होते हैं, और वो मटेरियल किस स्टोरेज लोकेशन में जाएगा वो हम वहाँ पे डिफाइन कर रहे होते हैं। बेसिकली अगर एक ही हमारे पास मेन स्टोरेज लोकेशन है तो वो सबका सब मटेरियल क्या हो रहा है हमारे पास उसी स्टोरेज लोकेशन में आ रहा है। तो उसमें क्या है कि हम मटेरियल ग्रुप डिफाइन करेंगे, और मटेरियल ग्रुप के अंडर फिर हम क्या करेंगे, अपने मटेरियल डिफाइन कर रहे होंगे। अगर हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 10,000 मटेरियल यूज हो रहे हैं तो 10,000 मटेरियल के कोड ओपन होंगे एसएपी के अंदर। क्योंकि जब हम परचेज ऑर्डर बनाएंगे तो वहां पे सिंपल क्या करेंगे, हम वो कोड एंटर करेंगे तो हमारे पास उसका कंप्लीट डाटा आ जाएगा। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। और उसके लिए असाइनिंग अथॉरिटी भी होगी ना, जिससे मतलब वो इशूज करनी है सारी उसकी, जिसकी जी सिग्नेचर से वो इशू होंगे, मतलब अप्रूवल से। हाँ, वो बाकी अप्रूवल के बाद फिर बेसिकली जब ऐसे भी आ जाता है तो उसमें तो
जितनी भी इश्यूएंस है वो सब की सब चीज़ें एसएपी के थ्रू ही चल रही होती हैं। तो उसमें जो भी एंट्रीज हमने जो इश्यूज करना है मटेरियल, वो हम वहाँ से डिफरेंट टी कोड्स हैं और उसमें अथोराइजेशन दी जाती है हर मेंबर को। मतलब कि अगर हमारे पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी जो एसएपी यूज कर रहे हैं तो उनको तो आइडिया होगा कि उनको सिर्फ लिमिटेड टी कोड की अथोराइजेशन होती है और वो सिर्फ उन्हीं टी कोड्स पे काम कर रहे होते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो उसमें सर ये ऐसे एक और क्वेश्चन था कि ये जो ट्रांसपोज रिक्वेस्ट होती है इसका पर्पस क्या होता है और ये कहाँ पे, मतलब इस पे ये होता है कि कोई अथोराइजेशन होती है जो अगर उसको रिक्वेस्ट को अप्रूव कर रहा होता है, या इसका क्या पर्पस होता है? बेसिकली ये मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि ये जो ट्रांसपोज या कस्टमाइज रिक्वेस्ट होती है, ये बैकएंड डाटा जहाँ पे टेबल में जा रहा है, जब हमने एक सर्वर से दूसरे सर्वर में लेके आना है। जो फर्स्ट सेशन था उसमें मैंने बताया था कि हमारे पास 3 तरह के सर्वर होते हैं जब भी एसएपी इम्प्लीमेंट होता है। पहला हमारा डेवलपमेंट क्लाइंट होता है जिसमें कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं। बेसिकली जो हम वर्किंग यहाँ पे कर रहे हैं बेसिकली ये सेम एज डेवलपमेंट ही है, ठीक है। डेवलपमेंट क्लाइंट पे, डेवलपमेंट के सर्वर पे जो वर्क हो रहा होता है, या किसी भी जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे जो कंसल्टेंट काम कर रहा होगा, इंशाल्लाह आप जब किसी कंसल्टेंट फर्म में होंगे तो जब आप वहाँ पे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे तो इसी स्क्रीन पे आप लोग काम कर रहे होंगे और ये चीजें ऐसे ही आप डिफाइन कर रहे होंगे। सेम एज यही वर्क कर रहा होता है कंसल्टेंट जब वो लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है। सर ये एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे ट्रांसफर किस तरह होती है जो रिक्वेस्ट होती है? अच्छा, बेसिकली ना इसके लिए टी कोड यूज हो रहे होते हैं। आप इन टी आर अच्छा को अच्छा, कॉपी करेंगे और उस टी कोड के थ्रू हम नेक्स्ट उस पे ले जाएंगे। सही। तो वो टी कोड यूज, क्योंकि ऐसे भी में टोटली टी कोड यूज हो रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ों को ले जाने के लिए मटेरियल ट्रांसफर करना है, या ऐसे भी में एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे लेके जाना है, तो वो सब के सब वो टी कोड यूज होंगे और वहाँ पे इन ट्रांसपोर्ट को हम कॉपी करेंगे और उस पे काम करते हैं। क्योंकि हमने भी जब कोई नई डेवलपमेंट करवाते हैं ना तो पहले वो क्वालिटी के ऊपर उसको टेस्ट करते हैं, फिर वो कहते हैं कि सेम रेप्लिकेट करते हैं इसको प्रोडक्शन के ऊपर। तो वो सेम रेप्लिकेट जब कर देते हैं तो वो प्रोडक्शन के ऊपर सेम वही फंक्शन चलता है फिर। बेसिकली वही है, पहले डेवलपमेंट ने वो चीज़ तैयार की, वो क्यूएस पे ले आया, ठीक है। क्यूएस पे टेस्टिंग की, आप लोगों ने टेस्टिंग की, वो चीज़ ओके है, तो फिर यही टीआर कॉपी करके वो प्रोडक्शन पे ले जाते हैं और प्रोडक्शन पे वो जो वर्क ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा होता है वो हम वहाँ पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। वो यही टीआर कोड होते हैं, मतलब यही टीआर कोड हम वहाँ इसी को कॉपी करके वहाँ पेस्ट करते हैं, तो जो सारी वर्किंग की होती है क्वालिटी सर्वर पे वो आ जाकर प्रोडक्शन पे आ जाती है, ऐसा ही है। हाँ, वो वहाँ पे आ जाती है। सर ये एक्सेल शीट भी जरा शेयर कर दीजिएगा साथ ग्रुप में। सही है। ये भी मैं शेयर, बल्कि ये आप लोग खुद बनाएं अपनी, ये मैंने नहीं शेयर करनी, आप लोग खुद से बनाएं ये एक्सेल शीट, और ताकि मुझे भी आइडिया हो कि आप लोग कैसे इस चीज़ को लेके चल रहे हैं, ये कैसे डिफाइन कर रहे हैं। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट में मैंने ट्रेनिंग ली थी ये उस वक्त मैंने खुद ही डिफाइन की थी, तो इसमें आप लोगों के लिए इतना इजी नहीं होगा। ये चीज़ें आप खुद से यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल वाई करके इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और इसी तरह सेम आप वहाँ पे ड्राइव करें एक्सेल की शीट, आप खुद से बनाएं सब लोग। और सर ये था कि नेक्स्ट डे का थोड़ा सा ना ये है कि थोड़ा सा नेक्स्ट डे का तो ब्रीफ कर दिया करेंगे, कल हम किस टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि ये होता है कि उसके बाद फिर उससे पहले हम सर्च कर लेते हैं। सर्च करने से ये होता है कि हमारा कुछ विजन क्लियर हुआ होता है, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होती है तो फिर हम ऑलरेडी इस पे वर्किंग कर चुके होते हैं, तो ये होता है ना थोड़ा आसानी हो जाती है। जैसे अब मैंने आज ये देखा था कि एंटरप्राइज का आज मैंने काफी सर्च किया है, तो मुझे आज ये मतलब अब ये था कि एक किस्म की रिवीजन और जो कंफ्यूजन थी वो मैंने ऑलरेडी आके पूछ ली है। तो इस वजह से मैं चाह रहा था कि मतलब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी थोड़ा सा गाइड कर दिया करें, ताकि हम उस पे नेक्स्ट डे उस पे सर्च कर लें या वर्किंग कर लें, तो उसके बाद फिर आपसे मसला हुआ तो सही है। जो कल हम ये बेस्ट सजेशन है सर। हाँ जी, ठीक है, ये अच्छा है। ये ऐसे ही करते हैं, जो कल हमने टॉपिक डिफाइन करना है उसमें सबसे पहले हम परचेज ग्रुप डिफाइन करेंगे। बेसिकली ये वैसे एंटरप्राइज के साथ लिखते हैं लेकिन ये एंटरप्राइज स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होता, ये हमने मटेरियल मैनेजमेंट में जाके वहाँ पे डिफाइन करना होता है। तो ये कल पहले इसको डिफाइन करेंगे। बेसिकली ग्रुप्स क्या हैं, ये परचेज ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही डिफरेंट ग्रुप हैं जो मैंने ऑलरेडी बताया है, तो ये हम कल डिफाइन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम मटेरियल मास्टर डाटा, उसकी जो मेन कॉन्फ़िगरेशन है उसको देखेंगे हम। इसमें फील्ड स्टेटस क्या सिलेक्शंस है उनकी। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे इसमें इंडस्ट्री मेंटेन करेंगे, मटेरियल मैनेजमेंट में कोड और उनके एट्रीब्यूट्स डिफाइन करेंगे। बेसिकली मटेरियल का मास्टर डाटा कल हम क्रिएट करेंगे कल के टॉपिक में, तो उसको आप देख के आइएगा। अब जो हमारा एसएपी के मेन जो
पार्ट है उसमें सबसे पहला था एंटरप्राइज स्ट्रक्चर का, तो वो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट डिफाइन कर लिया, इसमें यही चीजें होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मास्टर डाटा। अब मास्टर डाटा में हमारे पास 3 सब टॉपिक्स हैं इसमें, एक मटेरियल का मास्टर डाटा है, एक वेंडर का मास्टर डाटा है, और थर्ड हमारे पास होगा सर्विस मास्टर डाटा। तो यह है कि कल की क्लास में हम मटेरियल मास्टर डाटा पे काम करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम वेंडर का मास्टर डाटा और वो चीज़ें क्रिएट करेंगे। बेसिकली ये सब चीज़ें कहाँ पे लिंक हो रही होती हैं, जब हम प्रोक्योरमेंट प्रोसेस रन करेंगे तो उसके लिए जो टी कोड यूज होता है ME21N, ये एक वैसे मैं स्क्रीन जस्ट व्यू करवा रहा हूँ। ये है बेसिकली जब परचेज ऑर्डर बना रहे होते हैं तो वहाँ पे चीज़ें कैसे हमारे पास आ रही होती हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट टाइप है ये हम खुद से डिफाइन करेंगे अपनी, कौन कौन सी हमने रखनी है, लोकल मटेरियल है, वो सर्विस है, एसेट है, वो सब हम खुद ही डिफाइन करेंगे। ये हमारा आएगा जब हम PRPO की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे। यहाँ से हम यूज कर रहे होंगे अपने वेंडर, जब हम वेंडर का मास्टर डाटा क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे वेंडर्स आ रहे होंगे। इसमें यहाँ पे ये देखिए ये परचेज ऑर्गेनाइजेशन आ रही है, ये हम परचेज ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। परचेज ग्रुप ये हमने कल की क्लास में डिफाइन करने हैं, और यहाँ पे आ रहा है हमारा कंपनी कोड जो ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। ये मेन चीजें जो बेसिकली MM में जो मेन फोकस होता है ये प्रोक्योरमेंट साइकिल ही होता है। प्रोक्योरमेंट साइकिल PR से स्टार्ट होता है और इनवाइस पे एंड होता है, जो फाइनेंस का पार्ट होता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हम इसी में रन करेंगे। अब यहाँ पे जो कल की क्लास है ये मटेरियल आ रहा है, तो यहाँ पे मटेरियल का कोड लिखेंगे, मटेरियल का मास्टर डाटा क्रिएट करेंगे, तो वो मटेरियल यहाँ पे यूज हो रहे होंगे। तो बेसिकली जब हम मटेरियल डिफाइन करेंगे तो वो चीज़ें हमारी यहाँ पे यूज हो रही होंगी। तो ये सब चीज़ें हम बेसिकली किसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं, अपने प्रोक्योरमेंट के लिए। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जब हमने स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें बैकएंड पे ज़रूरी हैं, तो पहले हम वो डिफाइन करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एंड में एक प्रोक्योरमेंट साइकिल कंप्लीट रन करेंगे। तो इस पे हमारा फोकस होगा। ये बेसिकली MM में आप कहीं पे भी जाएंगे तो जो मेन क्वेश्चन होता है वो प्रोक्योरमेंट साइकिल का ही होता है। अब प्रोक्योरमेंट साइकिल के अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं तो उनको मैप करेंगे, जैसे यहाँ पे कंडीशंस हैं, कंडीशन में यूज़ करेंगे कौन कौन सी कंडीशन हमने यूज़ करनी है। जैसे कि अगर इंपोर्ट से रिलेटेड है तो इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वो चीज़ों को कॉन्फ़िगर करेंगे। अगर सिंपल है तो उसमें टैक्सेस वगैरह है तो उनको हम डिफाइन कर रहे होंगे। तो ये सब चीज़ें, और इसको फिर रिलीजिंग स्ट्रेटेजी यूज़ होती है, चेक्स होते हैं, बेसिकली अथोराइजेशन होती है कि इस अमाउंट तक का PO है तो कौन रिलीज़ करेगा, अगर 1 लाख से अबव 5 लाख तक का PO है तो कौन रिलीज करेगा। तो वो बेसिकली होता है रिलीजिंग स्ट्रेटेजी, वो भी हम डिफाइन करेंगे और उसको हम मैप करेंगे अपने कंपनी कोड के साथ, प्लांट के साथ। तो वो इंशाल्लाह हमारी जो फर्दर क्लास होगी नेक्स्ट जैसे ही, और जब हमारी एंड वाला दिन होगा तो उसमें कंप्लीट एक प्रोक्योरमेंट साइकिल रन करेंगे, इन्वेंटरी से रिलेटेड चीज़ों को इशू करेंगे, स्टॉक कितना आ रहा है, वो सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे जो एक्चुअली परफॉर्म कर रही होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इससे यह है कि इंशाल्लाह आप लोगों की बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन और उसकी भी ट्रेनिंग हो जाएगी, और एंड यूज़र वो भी ट्रेनिंग दोनों ही हो जाएंगी, जो मेन पार्ट होंगे SAP MM के। सही है। इसमें सर्वर कल आप होगा, क्योंकि आज सर्वर से ना सर्वर कनेक्ट नहीं हो रहा था डे में। शायद वैसे मैंने नहीं चेक किया, तो होपफुली कुछ शायद नाइट शेड का उधर भी इशू हो तो उस वजह से कुछ इशू हो रहा होगा, लेकिन मोस्टली वैसे हो जाता है। तो वो इशू आएगा तो वो आप ग्रुप में मैसेज करें, वहाँ पे जो मेन इस चीज़ को एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो देख रहे हैं, रूहुल अमीन, वो सर आपको ना उस पर गाइड कर दिया करेंगे कंप्लीट। और अगर क्लास में किसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी डिस्कशन है वो आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा, तो वो चीज़ें मैं आप लोगों की रिजॉल्व करूँगा। ठीक। तो आज के टॉपिक में होपफुली ये है कि चीज़ें सबकी सब समझ आई होंगी, कुछ जो है वो मज़ीद आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो कल एक बार ओवरव्यू कर लेंगे सिंपल सा, और फिर हम फर्दर अपने टॉपिक पे जाएंगे और वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे मटेरियल मास्टर डाटा का। सर वो जो बोल रहा है और कर रहा है तो कहीं शेयर कर दे ताकि हम इसको देख के प्रैक्टिस कर लें। जी वो शेयर कर देंगे, वो ऑलरेडी शेयर कर देते हैं, आज भी आपको क्लास के बाद लिंक आ जाएगा। जी क्वेश्चन था। जी सर, जैसे आप इस पे काम कर रहे थे सर, तो वो यहाँ पे हमें विजिबल नहीं था, तो अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, हम 12, 13, 14 आदमी जो है
तो वो वैसे ही प्रॉब्लम बनेगा या मतलब कर सकते हैं? बेसिकली ना एक टाइम में अगर कुछ चीजें डिफाइन कर रहे होंगे ना, तो वो आपको डिफाइन नहीं करने देगा। वो कहेगा कि ये स्क्रीन लॉक है ऑलरेडी, ठीक है, जैसे आपने कंपनी जी। डिफाइन करनी है। क्योंकि इसमें इशू ये है कि मैंने बताया कि सेम कंपनी दो पर्सन सेम नेम से डिफाइन नहीं कर सकते। बेसिकली It says here that you have a criminal record. Yes, I do. Can you tell me why you were arrested? The last. हेलो यस सर सुन रहा हूँ सर। जी। अच्छा, इसमें यही है कि हमारे पास अगर एक ही टाइम पे अगर 2 से 3 लोग उसको डिफाइन कर रहे होंगे तो यहाँ पे अलाउ नहीं होगा। वो जब एक पर्सन कंप्लीट कर लेगा तो वो नेक्स्ट पर्सन उस पर वर्क कर सकेगा। ये बेसिकली डेफिनेशन या वो चीज़ें डिफाइन कर रहे होंगे, और जब हमारे पास एंड यूजर वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ये इश्यूज नहीं आएंगे। तो कंपनी में सर ये मतलब हर एक आदमी इसमें मतलब काम कर सकता है या मतलब एक ही मास्टर पर्सन होगा वही इस पे काम कर रहा है, सारा कोर्स वगैरह दे रहा है सर? सॉरी, दोबारा क्वेश्चन कीजिएगा। कहने का मकसद ये है कि सर इसमें कंपनी में मतलब किसी भी कंपनी में हम काम कर रहे हैं तो वो एक ही मास्टर पर्सन होगा जो इस पे काम कर रहा है या मतलब हर कोई इसमें चेंजेस कर सकता है? अच्छा, बेसिकली ना इसमें चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं हम उसके साथ मटेरियल का मास्टर डाटा, क्योंकि बेसिकली ये डेमो सर्वर है तो यहाँ पे आप लोग उसमें चीज़ों को चेंज कर सकेंगे, मतलब चीज़ें डिफाइन कर सकेंगे। लेकिन मोस्टली जब हम हमारा रियल प्रोजेक्ट होता है तो वहाँ पे अलाउ नहीं होता। बेसिकली सिर्फ कंसल्टेंट जो होता है उसको अलाउ होता है, उसके अलावा बाकी लोग उस पर वर्क नहीं कर सकते। लेकिन इसमें थोड़ा सा इशू आएगा, लेकिन होपफुली सब के सब मैच्योर हैं और वो खुद से अपनी कंपनी में ही काम करेंगे और उसमें चीज़ें डिफाइन कर रहे हो। सही है अच्छा, सर। आपको आज अली असगर उनका इशू आ रहा है आई थिंक। ये न्यू एंट्रीज और ये स्ट्रक्चर ये किधर से आता है, ये मुझे नहीं समझ आ रही। बेसिकली सबसे पहले मैंने बताया था यहाँ पे जाएंगे SPROT कोड आप यूज करेंगे। उसके बाद एंड स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी सर, हो रही है। यस सर। अच्छा, इसके बाद फिर हम जाएंगे रेफरेंस IMG में, इसको ओके करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ये आ रहा है हमारे पास एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, और यहाँ पे जो एरो का साइन है इसको क्लिक करेंगे। ओके जी सर। इससे नीचे हमारे पास डिफाइन हो रहा है, डिफाइन है, असाइनमेंट है, वो चीजें ठीक है। जी ठीक है सर। इसके बाद नेक्स्ट है ना, जी SPRO लिखना है ना? SPRO जी। अच्छा, बेसिकली अब ये है कि कल आप इस और सर न्यू एंट्रीज किधर से आता है? जब इसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपनी कोड डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास आ रहा होता है न्यू एंट्रीज, जैसे ये यहाँ पे आ रहा है। शो हो रहा है? अच्छा, सेशन एंड है, अगर जो जाना चाहते हैं वो कोई इशू नहीं, लीव कर सकते हैं बेसिकली। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जा रहा हूँ तो वो न्यू एंट्रीज मैं क्लिक किया तो वो आगे से नहीं हो रहा। से स्क्रीन शेयर करते हैं आप।